Thank you so much. थैंक यू। दिल है दिल, बहारों से मिल, सितारों से आंखें मिला। ये समा, ये रंगीन समा, ये मौसम भी है प्यार का। यही है मेरे तेरे ख्वाबों की दुनिया। यही है मेरे तेरे ख्वाबों की दुनिया। दिल है दिल, बहारों से मिल, सितारों से आंखें मिला। ये समा, ये रंगी समा, ये मौसम भी है प्यार का। बहुत पास थी प्यार की मंजिलें, मगर रास्ता भूल जाते थे हम। अगर दिल की नजरों से तुम देखते, खड़े सामने मुस्कुराते थे हम। दिल ए दिल, बहारों से मिल, सितारों से आंखें मिला। ये समा, ये रंगी समा, ये मौसम भी है प्यार का। यही है मेरे तेरे ख्वाबों की दुनिया। It is so nice to see all of you come here in large numbers to celebrate a great and popular legend of our country, Janab Talat Mahmood Sahib. My name is Kazu and I have the good fortune of being his great grandnephew. Today's celebration is about marking his centenary year. A special and exclusive biography has been written by journalist and author Zaid Zaman, whose book we will be discussing today. Please put your hands together to welcome the award-winning author. And to be in conversation with Zaid Zaman, I have the absolute pleasure to welcome our television icon and legendary DD News anchor, Mrs. Salma Sultan Madam. Let's hear a huge applause for her. Now, let's all of us settle down to hear more about the exciting and inspiring life of star Talat Mahmood. Thank you so much. थैंक यू। और जो लोग ऐसे हैं जो जो शहर जमाने वो उनको बहुत गहराई से जानते हैं, उनकी मदर ने, उनकी फैमिली ने उनको पूरा बताया है, उन्होंने उनके स्टडी करा है कि तलत महमूद साहब क्या थे। और सलमा सुल्तान जी के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, उनको पहले से ही उन्होंने इतनी बार, हो सकता है शायद तलत महमूद जी से इंटरव्यू भी किया हो, मिली भी हो, और वो जरूर हुआ हुआ ऐसा कभी ना कभी। मैं काजी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतना सेशन को वार्म अप किया है बहुत खूबसूरती के साथ। हमारे बहुत माशाल्लाह प्रोमिनेंट क्यूरेटर हैं आर्ट्स में, और एंड आर्ट कनॉइसर एंड वेरी सीनियर आर्ट क्रिटिक इन हिज ओन राइट। Huge round of applause for him. Thank you so much. Thank you. ये किताब जो एक्चुअली दिसंबर 2023 में इसका लॉन्च हुआ था एज एन ई बुक, फिर फिजिकल कॉपी फरवरी 2024 में लॉन्च हुई। तो 1.5 साल का ये अरसा चल रहा है ऑफ सेलिब्रेटिंग द बुक एंड सेलिब्रेटिंग द सेंटिनरी माशाल्लाह, इनकी जो जन्म शताब्दी है। और मुख्तलिफ तौर पे किताब को इस्तेमाल भी किया गया है, एक थिएटर शो में, एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट में, एक कथक डांस रिसाइटल में भी। तो मेरा ये इरादा था कि मैं किताब लिखूं अपने नाना जी पे। मैं उनको बम्बई नाना बुलाती थी, और मेरा ये इरादा था कि किताब लिख के उनकी जन्म शताब्दी मनाई जाए। मगर वो उससे कहीं आगे चली गई है, और अभी तक हैबिटेट पे ये बुक टॉक भी हो रहा है, हैबिटेट पे म्यूज़िक शोज़ और थिएटर शोज़ भी हो चुके हैं किताब से इंस्पायर्ड। और अभी फिल्म फेस्टिवल में ये शामिल हुआ है जिसमें दूसरे लोगों की भी सेंटिनरी मनाई जा रही है, सच एज राज कपूर एंड राज कपूर जी एंड मोहम्मद रफ़ी साहब along with Talat Nana as well. So it's wonderful to still have the book trending and buzzing, as we say in today's lingo. So thank you very much for coming. Or it's a very exciting conversation that I'm looking forward to. सलमा आपा जिनको मैंने
देखते देखते बड़ी हुई हूँ। मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है। मैं भी टीवी जर्नलिस्ट रही हूँ, मैं भी एक टेलीविज़न पे न्यूज़ एंकर और पत्रकार रही हूँ, मगर इनके साथ इस तरीके से गुफ्तगू करना आज शाम को, इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सहर, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी। आपने ठीक कहा कि आपको हमने इतना इतना बढ़ते हुए देखा था, एंड यू मेक अस प्राउड कि आज आप हम लोग आमने सामने बैठे हैं जी। और मैं एक राइटर से बात कर रही हूँ, तो Wow. इट्स एब्सोल्युटली माय प्लेजर। लॉट्स ऑफ प्रेज फॉर यू एंड प्लीज गिव हर अ लाउड अप्लॉज। थैंक यू। थैंक यू। सहर, मुझे इस वक्त एक बात याद आ रही है। तलत साहब से मिलने का इत्तेफाक एक ही बार हुआ था, अच्छा। और अशोका होटल में उनका कॉन्सर्ट था, और हॉल जो था खचाखच भरा हुआ था। हॉल खचाखच भरा हुआ था, और उस ज़माने में टेलीविज़न में नए नए गए हुए थे, तो बहुत एक्साइटेड थे कि हम तलत साहब का प्रोग्राम कंपेयर कर रहे हैं। तो ऑडियंस थे, तलत साहब, मैं विंग में खड़ी थी, तलत साहब मेरे पास आ गए कि सलमा जी आपसे कुछ कहना है। वो बहुत पोलाइट भी थे। मैं कि जी फरमाइए। कहा कि ऐसा है कि मेरा गला आज कुछ ख़राब है और मैं गाऊंगा, और जब मेरे गले में कुछ तकलीफ़ होगी तो मैं आपकी तरफ देखूंगा और आप कुछ कुछ बोलिएगा, जैसे कि हमने अभी रागिब साहब से कहा कि हमारे ऑडियंस को उलझाइए। तो ज़ाहिर है उस वक्त तो नया नया जोश था। हमने कहा जी बिल्कुल, आप जब भी। अब वहाँ जो कॉन्सर्ट शुरू हुआ तो लोगों का ये हाल था कि उन्होंने शुरू किया जलते हैं जिसके लिए, और पूरे ऑडियंस में से एक जो आह की आवाज़ निकली है उसकी गूंज अभी तक कानों में आती है। उस वक्त का हमारा क्राउड था। तो यही होता रहा कि मैं सोचती शायद एक दो बार मेरी तरफ देखेंगे, लेकिन वो ज़्यादातर देखते रहे मेरी तरफ और लेकिन वो जोश ऐसा, मैंने क्या क्या बोला मुझे नहीं पता उसके बारे में। बहरहाल प्रोग्राम 1 घंटा चला, और तलत साहब की आवाज़ चाहे गला ख़राब था ही नहीं था, मतलब ऑडियंस का जो मैंने जोश और मोहब्बत उनके लिए देखी थी वो बेपनाह थी, और आज भी हम लोगों के दिलों में है। हम ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे, हम ज़रूर याद करेंगे तलत साहब को, उनकी याद को, क्योंकि वो हमारे साथ महफूज है, और हमारा ये पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। वंडरफुल, ब्यूटीफुल। तलत साहब को सबसे पहले मैं खिराज अक़ीदत पेश करना चाहूँगी, और उनके लिए यही एक शेर मेरे जहन में आ रहा है कि मत सहल से जानो फिरता है फलक बरसों, मत सहल से जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। तो तलत साहब एक ऐसे इंसान थे जो हज़ारों साल फलक गर्दिश में रहते हैं, फिर कहीं जाके तलत पैदा होते हैं, और 100 साल तो हो गए अभी तक तलत तो पैदा हुए नहीं हैं, तो इसकी उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए। इन्होंने बहुत बड़ी कोशिश की है, और ये किताब इसलिए अहम है कि उन्होंने उनको बहुत करीब से देखा है, एक रिश्ते के हिसाब से देखा है, और इनके साथ छोटी हूँ ये बहुत, लेकिन फिर भी जो यादें उस ज़माने की उनके जहन में होंगी। तो मैं सबसे पहले तो ये आपसे पूछना चाहूँगी कि हम तलत साहब की अगर ज़िंदगी को देखें तो आई थिंक 24 फरवरी 1924 में उनकी पैदाइश हुई। तो एक ग़ुलाम हिंदुस्तान में उनकी ज़िंदगी का काफ़ी अरसा गुजरा, और एक आज़ाद हिंदुस्तान में वो उनकी ग्रोथ हुई। तो ये जो वक्त था, एक बहुत टर्मोइल था, जद्दोजहद थी, एक ट्रांजिशन था। तो उनके ऊपर आपने क्या एज एन आर्टिस्ट, एज अ पर्सन, आपने उसकी कुछ उसके असरात उन पर देखे उनकी शख्सियत में? जी। तो जब मैं ये फ़िल्म बायोग्राफ़ी मैंने लिखना शुरू की तकरीबन 2022 में, मैंने 2 साल का वक़्त निकाल के ये लिखा कि 24 तक तैयार हो जाए सेलिब्रेट करने के लिए जन्म शताब्दी। तो मुझे ऐसा लगा कि हिज़ लाइफ़ वाज़ प्लेस्ड एट सच अ टाइम फॉर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि वो उसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। बिकॉज़ हमारा देश फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया टू इंडिपेंडेंट इंडिया टू सक्सेसफुल न्यू नेशन, पूरे उसकी एक लाइफ साइकिल है हमारे देश की, और उसी लाइफ साइकिल से जुड़ी उनकी अपनी लाइफ साइकिल है, और उनकी मौसीकी की लाइफ साइकिल है, उनकी फिल्मी करियर की लाइफ साइकिल है। तो मुझे उसको आइसोलेशन में नहीं उसके बारे में लिखना था कि यहाँ पैदा हुए, लखनऊ के घर में पैदा हुए, ऐसा घर था कि कल्चरली बहुत रिच था,
हमारे घर में मुशायरे और मौसीकी और गज़ल गायकी की बैठक हुआ करती थी, और कल्चरली भी बहुत रिच था, बहुत मॉडर्न एंड फॉरवर्ड लुकिंग था, मगर उतना ही कंजर्वेटिव भी था एक तरफ, यू नो दैट कि आपको गायकी और कला में आपको रुचि रखना है तो आप उसको सीखिए कि क्या होता है, उसको अप्रिशिएट करिए, मगर आप कमर्शियली उसमें एंटर मत करिए, आप कमर्शियली उससे पैसे मत कमाइए, यू नो, यू बिकम अ कनॉइसर बट यू डोंट बिकम अ कमर्शियली अर्निंग आर्टिस्ट। आप पेट्रन रहें, आप कनॉइसर रहें, तो ये तो हमारे ख़ानदान की बात है, मगर मैं उसको टाइम एंड हिस्ट्री से निकालना नहीं चाहती थी। मैं पूरा एक 360, जैसे हम लोग न्यूज़ जर्नलिज्म, न्यूज़ पत्रकारिता में एक 360 डिग्री व्यू, हर स्टोरी का एक 360 डिग्री व्यू रखते हैं, उसी तरीके से मैंने, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरीज आई हैव रिटन। मतलब ज़्यादातर हमारी प्रिंट की स्टोरीज 2000 लफ्ज़ की होती हैं, 1500 वर्ड्स, 2000 वर्ड्स, बट दिस इज़ अबाउट 90,000, 90,000 शब्दों लफ्ज़ की किताब है ये। तो इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरीज आई वाज राइटिंग एंड आई वांटेड इट टू बी पूरा एक होलिस्टिक व्यू। तो जो आपका सवाल था कि पैदाइश ऐसे माहौल में हुई कि ब्रिटिश इंडिया था, गुलामी का वक्त था, मगर एट द सेम टाइम द आइडिया ऑफ हिंदुस्तान जो है उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी था। और जब पार्टीशन हुआ, जब इंडिपेंडेंस हुआ, तो सारे फैमिलीज अफेक्टेड थे, सबके डिसीजंस जो उन्होंने उस वक्त के 1947 के डिसीजन लिए कि नए सरहदें जो बन रही हैं और सरहद के किस पार जाना है, उसका इम्पैक्ट सबकी ज़िंदगियों में हुआ, सारे ख़ानदान बिखर गए थे। बट तलत नाना ने जो अपने मौसीकी और कला की तरफ जो डेडिकेशन रखा था, उससे उन्होंने फोकस हटाया नहीं। मतलब तलत महमूद के जो वालिद साहब थे, मेरे पर नाना मंजूर महमूद, उन्होंने और उनके कुछ बेटों ने डिसाइड किया कि हम लोग हिंदुस्तान में ही रहेंगे, बाकी एक्सटेंडेड कज़न्स जहाँ भी जाना चाहें। उस डिसीजन के साथ साथ उन्होंने अपनी मौसीकी अपने साथ रखी, और जब इंडिपेंडेंस हुआ उनका ये एक मिशन था कि हमारी जो न्यू म्यूज़िक इंडस्ट्री और न्यू फिल्म इंडस्ट्री जो गोल्डन एरा जो बन रही थी, उसका वो एक स्तंभ बने। कि आपके घर का जो माहौल था वहाँ बहुत कल्चरल वाइब्रेशंस थी, ये सब ठीक है, लेकिन ये भी बात ठीक है कि वहाँ उनको उस तरह का प्रोत्साहन नहीं मिला या उस तरह का उनको बैकअप नहीं मिला। यही वजह है कि 15 साल की उम्र में वो निकल पड़े थे अपने घर से, छुप छुप के निकले थे। और उसे पता चलता है कि बज़ाहिर अगर हम तलत साहब को देखें तो बहुत हमें खामोश, जेंटल लगता है, लेकिन एक जो मैं उनकी लाइफ का ग्राफ देख रही थी, उनके अंदर एक बगावत थी, एक आगे बढ़ने की एक जस्तजू थी, और इसीलिए वो घर से बाहर निकले। और लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कोलकाता क्यों गए, वो बॉम्बे क्यों नहीं गए? जी, तो उनके वालिद साहब ने उनको इस हद तक सपोर्ट किया कि घर पे मास्टर जी बुला दिया म्यूजिक सिखाने के लिए, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट तो था। फिर जब उन्होंने स्कूल ख़त्म किया फ्रॉम अलीगढ़ स्कूल विच इज़ पार्ट ऑफ द अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, तब लखनऊ जब वापस आए उन्होंने बोला मुझे और आगे पढ़ाई करनी नहीं है, मुझे सिर्फ गायक बनना है। तो उनके वालिद साहब ने बोला ये कैसे हो सकता है कि हमारे कोई लॉ पढ़ रहा है, कोई कुछ और पढ़ रहा है, बैरिस्टर बन रहा है कोई, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, आप हमारे ख़ानदान में पढ़ेंगे नहीं। सो ही सेड चलिए ठीक है, मैं म्यूज़िक में ही पढ़ाई करता हूँ। तो आजकल जो लखनऊ में भाटखंडे म्यूज़िक स्कूल है, वो ब्रिटिश टाइम कहलाया जाता था मैरिस म्यूज़िक कॉलेज। अच्छा, तो उसमें उन्होंने एडमिशन लिया। तो इस हद तक वालिद साहब का सपोर्ट था कि वो अपने म्यूज़िक ट्रेनिंग में उनको सपोर्ट करें, बट इससे बहुत नाराज़गी थी कि आप उससे पैसे मत कमाइए। तो 16 साल की उम्र में उन्होंने AIR लखनऊ उसी वक्त खुला था, लेट 1930s में AIR लखनऊ स्टेशन लॉन्च हुआ था, और उस वक्त वो 16 साल के थे, एंड ही थॉट ही शुड ट्राई आउट हिज लक कि कैसे आवाज़ साउंड करती है माइक्रोफोन में, कैसे म्यूजिशियंस के साथ तालमेल मिलाया जाता है रिकॉर्डिंग में। तो वहाँ वो छुप छुप के रिकॉर्डिंग करते थे, और फिर इतना छुप नहीं पाए क्योंकि फिर मशहूर हो गए। जब वो गालिब की गज़लें और मीर तकी मीर की गज़लें गा रहे हैं तो बहुत मशहूर हो गए, तो वो छुप नहीं पाया, तो उनके वालिद साहब उनसे नाराज़ रहे, बट वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाए नाराज़गी में। मगर
तब ये माहौल बना के उनको फिर घर छोड़ के जाना पड़ा। और जो आपने पूछा कि वो लखनऊ क्यों गए, बॉम्बे क्यों नहीं, सॉरी कलकत्ता, कलकत्ता क्यों गए, तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम 1944 में वो अपना घर छोड़ के गए लखनऊ से, एंड ही रीच्ड कैलकाटा। तो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के टाइम हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री के जो हेडक्वार्टर्स थे, जो शोबिज इंडस्ट्री का सेंटर था, वो कैलकाटा था। सारे बिग फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस, जैसे आजकल के जो यशराज प्रोडक्शन है या करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन है, उस टाइप के जो सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस थे, लाइक न्यू थिएटर्स, जिसमें के एल साइगल साहब और कन्नन देवी जी ये सब काम करते थे उसमें। तो उस वक्त हमारा शोबिस का सेंटर कैलकाटा था। अच्छा। इंडिपेंडेंस 1947 के बाद वो बॉम्बे शिफ्ट हुआ। तो उन्होंने कुछ 1944 से लेके 1949 तक अपना करियर कैलकाटा में ही बनाया। गजल भी गाए और फिर बंगाली गाने भी गाए। उन्होंने हाँ। कोलकाता में बहुत हंगामा मचाया और वहाँ भी उन्होंने बहुत शोहरत हासिल की जी और कितने खूबसूरत बंगला जबान में उन्होंने गीत गाए। जी तपन कुमार के नाम से जी, वो उसमें जी। गाते थे, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि तपन कुमार के नाम से वो बंगाली गाने गाते थे और हाँ। जब गजल गाते थे तो तलत महमूद। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या था? कॉन्ट्रडिक्शन, हाँ। तो न्यू थिएटर्स में और कैलकाटा में एक शख्सियत थे जिनका नाम था पंकज मलिक, very huge legendary personality. He was part of the New Theatres film production house. He was a music director himself और खुद भी गाना गाते थे। मगर उनको तलत नाना इतने पसंद आए, उन्होंने उनकी पहली रिकॉर्डिंग करवाई गज़ल की, जो तस्वीर थी। तस्वीर तेरी तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला ना दिल सके। मेरा अच्छा अच्छा, बहला ना वाह। सकेगी। तो उन्होंने ये रिकॉर्ड किया 1944 में और वो ब्लॉकबस्टर हिट हो गया। मतलब मैं आपको अगर एक यार्ड स्टिक बताऊं कि उन दिनों में ब्लॉकबस्टर हिट हुआ करता था, कुछ 30,000 कॉपीज बिक गई आपकी, मगर वो तस्वीर बिकी 1 लाख कॉपीज की। सो इट वाज लाइक एन अनप्रेसिडेंटेड हिट। और पंकज मलिक साहब ने बोला कि तुम्हारी गाड़ी तो चल पड़ी, और क्योंकि अब तुम कलकत्ता आ गए हो तो सिर्फ गज़लें ना गाओ, सिर्फ उर्दू में ना गाओ, तुम बंगाली भी ट्राई करो। तो फिर उन्होंने बोला मैं कैसे गाऊं बंगाली, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी की तैयारी, मेरी मदर टंग उर्दू है और मेरी तैयारी गज़ल गायकी में है, उर्दू शायरी में है, मेरा अंदाज़ पूरा उर्दू में। और इस वक्त तक वो 20 साल के हो चुके थे। तो उन्होंने पूछा कि मैं कैसे गाऊं बंगाली, तो पंकज मलिक साहब ने बोला कि हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं कमल दास गुप्ता, ये तुम्हें सब सिखा देंगे। और फिर उन्होंने सिरे से एक नई जुबान, नई भाषा सीखी 20 साल की उम्र में। बंगाली सिखाई। और फिर पंकज मलिक साहब ने बोला कि लोगों को शायद थोड़ा अटपटा लगे कि तलत महमूद नाम का कैसे बंगाली गा रहा है, अच्छा। तो तुम तपन कुमार कर लो अपना नाम। तो तो इस तरीके से उनका वो दूसरा नाम पड़ा। नाम पड़ा। अच्छा, तलत साहब के का जब हम देख रहे हैं सफ़र, तो मैंने देखा कि जहाँ उनको शोहरत मिलती है, बाद में शोहरत छोड़ के आगे निकल जाते हैं। मतलब जब लखनऊ में थे तभी भी बहुत मशहूर हो गए, जी वहाँ से छोड़ के चले गए कोलकाता, जब वहाँ रहे वहाँ उनको बहुत शोहरत मिली, जी लेकिन उसको भी छोड़ के फिर वो वापस बॉम्बे आ गए। बिल्कुल। तो बॉम्बे किस तलाश में आए थे वो? मतलब बॉम्बे आके फिर वो क्या करना चाहते थे? एक्चुअली उनकी कोशिश थी कि उनका करियर कंटिन्यू करें, और जहाँ जहाँ अगर उन्होंने अपने आप को लखनऊ में इस्टेब्लिश किया, मगर उससे बड़े मकाम शोबिज इंडस्ट्री में थे, जिसकी वजह से वो कैलकाटा गए। अब कैलकाटा वो उस वक्त इंडिपेंडेंस का मूवमेंट चल रहा था, और ऑलरेडी ये बात थी कि अगर जब बॉर्डर्स बनेंगे तो कैलकाटा विल कोलैप्स एज अ कमर्शियल सेंटर, एंड द कमर्शियल सेंटर वो शिफ्टिंग टू बॉम्बे। तो हमारे कई फिल्म इंडस्ट्री के लोग माइग्रेट कर रहे थे टू बॉम्बे। तो वो उसी जिद्दोजहद में वो सेटल ही नहीं हो पाए वहाँ पे, वो उसी जिद्दोजहद में फिर बॉम्बे शिफ्ट हुए ताकि उनका करियर कंटिन्यू करें। और फिर वो और हिंदी फिल्मों में, मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्मों में, और अगर एक पूरी इंडस्ट्री शहर छोड़ के शिफ्ट कर रही है तो कलाकार को भी शिफ्ट करना पड़ता है। हाँ, मुझे लगता है कि तलत साहब के जो एक ज़हन था या जो उनकी ख्वाहिश थी, वो
आगे बढ़ने और नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने की थी, क्योंकि जी। हम देखते हैं कि उन्होंने गाने में इतनी महारत हासिल की, इतनी हम्म। शोहरत हासिल की, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने फिर एक्टिंग में भी जाना चाहा, वो एक्टिंग भी करना चाहते थे। तो ये एक्टिंग का शौक उनका पहले से था या इतनी तारीफ सुनी लोगों की तो उससे शौक पैदा हुआ, मतलब इसकी कहानी क्या है? ज्यादातर इंसानों का शौक होता है कि वो कैमरा के सामने आए, और कई लोग तो बॉम्बे इसीलिए आते थे कि हम हीरो बनेंगे, और जब सब कामयाब नहीं हो पाते थे हीरो बनने में, तो फिर वो कभी कैरेक्टर आर्टिस्ट या बिहाइंड द सीन्स डायरेक्टर और प्रोडक्शन में लग जाते थे। बट बम्बई नाना का तलत नाना का यूं था कि उनको बिल्कुल शौक नहीं था कैमरा के सामने आने का। और आप उनकी तस्वीर देखिए, वो ही वाज सो हैंडसम एंड चार्मिंग, माय गुडनेस, खूबसूरत शक्ल थी उनकी, मगर उनको जरा भी शौक नहीं था। जब वो सक्सेसफुल सिंगर हो गए तो फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने नोटिस किया कि जब ऑटोग्राफ साइनिंग होती है किसी फिल्म प्रीमियर में, तो कभी कभार मेन हीरो से ज्यादा लड़कियां तलत की तरफ दौड़ती हैं। उनकी उनकी चीखें तलत की तरफ ज्यादा होती हैं कि तलत महमूद, ओ माय गॉड, ऑटोग्राफ साइनिंग एंड ऑल। तो उन्होंने उनसे यही समझाया कि तुम कैसे उल्टे आदमी, उल्टे इंसान हो जो कैमरा के सामने नहीं आना चाहता, कि तुम्हारे एल्बम कवर्स इतने अच्छे निकलते हैं, फोटोग्राफ में इतने अच्छे आते हो, तुम क्यों नहीं एक्टिंग करना चाहते? सो उनको लिटरली घसीट के कैमरा के सामने लाया गया कि ये आपको ट्राई करना ही है क्योंकि आपकी बहुत डिमांड है। और तब उन्होंने एक्टिंग शुरू की। आई वुडंट से ही वाज वेरी सक्सेसफुल, एक दो फिल्म्स उनकी सिल्वर जुबली हुई, और उनकी जो हीरोइन होती थी वो टॉप एक्ट्रेसेस होती थी। उनकी नूतन जी के साथ फिल्म है सोने की चिड़िया, माला सिन्हा के साथ 2 फिल्में हैं, सुरैया के साथ 2 फिल्में हैं, सुरैया के साथ एक सिल्वर जुबली फिल्म भी थी, हिट थी, वारिस। तो वो सक्सेसफुल तो हुए, मगर वो इतने डेडिकेटेड थे टू हिज सिंगिंग कि फिर 13-14 फिल्मों के बाद उन्होंने छोड़ दिया। लिटरली परेशान होकर उन्होंने छोड़ दिया कि मैं पीछे ही रहना चाहता हूँ। हाँ, मगर ये हकीकत है कि वो बहुत कामयाब सिंगर थे, शायद इसलिए भी कि ये उनका पैशन था, जी। और एक्टिंग वो मजबूरी में करते थे, और वो जो शाइनेस है वो उनकी एक्टिंग में दिखाई भी देती है। और ज़रूरी नहीं कि आप अगर कैमरे के सामने तो आपको कैमरे से इतना इश्क हो जाए, लेकिन आजकल तो बहुत आशिक हो चुके आजकल हैं बहुत, कैमरे के, हाँ। मतलब कैम अब खुद की शक्ल से इश्क होता है मतलब लोगों को। आजकल तो ये हाल हो गया है कि अगर कहीं जाते हैं तो एक कैमरामैन अपॉइंट कर लेते हैं साथ ताकि में वो होते हैं। तस्वीर, जी। तो ये तो एक पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम है। लेकिन तलत साहब ज़ाहिर है अपनी ज़िंदगी के बारे में मंथन तो कर ही रहे थे, और उन्होंने इस बात का एहसास कर लिया कि भाई मैंने जो इतना टाइम फिल्मों में दिया उसकी वजह से उनको अपनी सिंगिंग का नुकसान भी उठाना पड़ा, तो वो फिर गानों की तरफ फिर वापस जी, आए। वो एक शेड्यूल होता था। जैसे रिसर्च करने के टाइम मुझे इनके एक इंटरव्यू में पता चला कि जैसे गायक का जो शेड्यूल होता है, वो सुबह उठ के एट द ब्रेक ऑफ डॉन वो रियाज करते हैं, और जो एक्टर का शेड्यूल होता है, फिल्म प्रोडक्शन देर देर रात तक चलती रहती है, 12 बजे के बाद 2 बजे 3 बजे। तो उनका एक सिंगर का शेड्यूल और एक्टर का शेड्यूल उनके दिन को बहुत लंबा खींच देता था। तो वो एक इशू था। तलत साहब की जो आवाज़ थी वो एक पर्टिकुलर मूड के लिए थी, एक सॉफ्ट कैरेक्टर के लिए होती थी। जी। तो उन्होंने जब इस बात को महसूस किया, जी। तो मैं समझती हूँ उन्हें बहुत तेज बिजनेस एक्यूमेंट भी था, तो उन्होंने स्टेज का रुख किया, और वो स्टेज परफॉर्मेंस उन्होंने शुरू की, और आई थिंक उसमें तो उन्होंने मिसाल कायम की कि आई थिंक वो बिल्कुल। पहले गुलकार थे जी। जो कि हिंदुस्तानी मौसीकी को बाहर लेके चले गए। तो ये उनका सफ़र कैसा रहा बाहर जाने का? बाहर का सफर उन्होंने एक्चुअली शुरुआत की थी 1956 में। वो हिंदुस्तान के पहले गायक थे जिन्होंने वर्ल्ड कॉन्सर्ट्स शुरू किए। उससे पहले कोई ग्लोबल टूर्स करता नहीं था। और 1956 इंटरेस्टिंगली वाज द पीक ऑफ हिज करियर। उनकी शूट शेड्यूल फुल था, उनका सिंगिंग रिकॉर्डिंग शेड्यूल फुल रहता था, मगर उसके बीच में उनको बाहर से, अदर इंटरनेशनल कंट्रीज से उनको फैन मेल आता था कि हम आपको सुनना चाहते हैं, और हम आ नहीं पा रहे हैं हिंदुस्तान, और हमारा आना नहीं होता है, बट वी आर सच बिग फैंस ऑफ योर्स। तो
उस फैन मेल को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि चलो लेट्स डू दिस एक्सपेरिमेंट एंड एट दैट टाइम इट वाज एन एक्सपेरिमेंट, यू नो, बिकॉज यू गेट पासपोर्ट्स मेड फॉर ऑल योर म्यूजिशियंस एंड योर क्रू एंड आप एक मैनेजर हायर करिए, फिर सारा ट्रैवल उसको ऑर्गेनाइज करें, बट ही टुक इट अप एज अ चैलेंज। और 1956 में उनका पहला टूर था ईस्ट अफ्रीका। और उस वक्त ईस्ट अफ्रीकन नेशंस जो थे बहुत ज्यादा हिंदुस्तानी पॉपुलेशन थी वहाँ की, बिजनेस कम्युनिटी की। सो इट वाज कीनिया, टंजानिया एंड नाइजीरिया। और बहुत मजेदार किस्से हैं। उनके जो कॉन्सर्ट मैनेजर थे मिस्टर नंदी दुग्गल, गॉड ब्लेस हिज सोल, कुछ 6 महीने पहले ही उनका इंतकाल हुआ। मगर जब मैं किताब लिख रही थी वो 90 साल के थे और वो बेहद खुश थे कि मैंने उनको कॉल किया, उनसे बात की कि मैं ये किताब लिख रही हूँ। तो किताब में आज जब आप पढ़ेंगे आज तो इतने एक्सक्लूसिव किस्से के मेरे खानदान को भी नहीं पता थे कि क्या क्या उनके एडवेंचर्स हुए अफ्रीका में, किस तरीके से लोगों की भीड़ भर गई। एक बार दार इस्लाम जाते वक्त बीच में उनकी ट्रेन रोक दी गई। अच्छा। तो नंदी जी ने बोला कि तलत बहुत घबरा गए कि किसने ये ट्रेन रोक दी। स्टेशन पे रुकी थी मगर वो आगे जाने का इजाजत नहीं मिल रही थी। तो उनके कैबिन में एकदम से लोग भर गए, यू नो, एंड दे सेड कि हम आपसे बहुत नाराज हैं। सो तलत नाना सेड व्हाट हैव आई डन, क्या हुआ? ही सेड हमने, तो उन्होंने बोला हमने आपकी आइटनरी देखी है, आप वहाँ शहर में रुक रहे हैं, यहाँ शहर में रुक रहे हैं और आप हमारे गांव में नहीं आ रहे। तो आप हमारे गांव में क्यों नहीं आ रहे कॉन्सर्ट करने? आप अभी उतरिए और अभी करिए। सर आई कांट डू इट, मेरी तो दार इस्लाम की बुकिंग हो चुकी है। सर नहीं, हम लोग अपनी लग्जरी कार्स भेज देंगे आपको टाइम पे पहुंचाने के लिए, मगर आप यहाँ, अब आपकी ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। तो उन कुछ घर से भी अपनी कुर्सियां लेके आए, अगर कुर्सियां कम पड़ गई सिनेमा हॉल में। तो इस तरीके के किस्से थे कि क्या उनकी दीवानगी थी। तो उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा था कि ये 56 की बात है, मगर जब आपने कहा कि म्यूजिक स्टाइल्स बदलने लगे 60s में, तो 1968 तक उन्होंने फिर से अपने वर्ल्ड टूर्स का दौरा शुरू कर लिया, क्योंकि गजल गायकी तो उनकी चलती रही। उनके 1980 तक गजल एल्बम्स कटते रहे, मगर फिल्मी गाने कम होते गए, तो उन्होंने वर्ल्ड टूर्स अपने कंटिन्यू। अच्छा, वो फिल्म इंडस्ट्री से हर तरह से जुड़े रहे, न सिर्फ ये कि उन्होंने वहाँ गाया और मौसीकी को एक नया आयाम दिया, वो एक्टिविस्ट भी थे। उस जमाने में जो सिंगर्स थे उनको रॉयल्टी नहीं मिलती थी और सिंगर्स को उतना ज़्यादा शायद अहमियत नहीं दी जाती थी। तो उन्होंने लता जी के साथ मिलकर ये लड़ाई भी लड़ी और आई थिंक फिर रॉयल्टी शायद मिलने लगी थी। वो एक पहली शुरुआत थी। आई वुड से ये अर्ली 1960s की बात है, जब लता जी ने सिर्फ अपने गानों के लिए ये एक मुहिम शुरू किया कि मुझे रॉयल्टी मिलनी चाहिए। अच्छा। तो जब 1960s में तलत नाना एक ऑफिशियल पोजीशन में आए, ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ द प्लेबैक सिंगर्स एसोसिएशन। उस वक्त फिल्मों में ये यूनियन था, प्लेबैक सिंगर्स एसोसिएशन, तो वो उसके सेक्रेटरी थे उस टाइम, लाइक अ रोल ऑफ अ प्रेसिडेंट। तो उन्होंने कहा लेट्स टेक दिस अप ऑफिशियली एज अ होल टीम ऑफ सिंगर्स। तो उनकी दोस्त लता दीदी फौरन आ गई ऑन बोर्ड कि ये बहुत सही बात कर रहे हो तुम तलत, और मैं तो जरूर इससे जुड़ूंगी। फिर उनके दूसरे दोस्त मुकेश जी भी आ गए, फिर बाद में मन्ना डे आए, किशोर कुमार जी आए और बहुत सारे गायक आए। फिर आखिर में मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी भी आई। 3 महीनों तक उनका एक फिल्म इंडस्ट्री में प्रोटेस्ट रहा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर बिकॉज आजकल हम फिल्म इंडस्ट्री में आजकल भी कोई यूनिटी देखते नहीं है, बट तलत नाना ने इंटरेस्टिंगली विथ हिज क्रूसेडर पर्सनालिटी, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि जब आप उनके गाने सुनते हैं आपको लगता है ये इतने सॉफ्ट जेंटल चार्मिंग पर्सन है, ये ना प्रोटेस्ट करेंगे ना किसी चीज पे इन्वॉल्व होंगे, ये बहुत ही खामोश किस्म के, बट ही हैड दैट स्ट्रीक। तो ये 3 महीने का प्रोटेस्ट आपको आज भी देखने को नहीं मिलेगा। और ये अर्ली 1960s की बात है कि रिकॉर्डिंग स्टूडियोज बंद हो गए 3 महीने के लिए। आप सोच सकते हैं कि
प्रोडक्शन हाउस और म्यूजिक लेबल्स और फिल्म प्रोडक्शन का क्या हाल होगा कि गायक जो है 3 महीने से कोई गाना नहीं गा रहे हैं क्योंकि वो सब जुड़ गए इस प्रोटेस्ट में। और किताब में मैंने इसको, जैसे हम लोग बोलते हैं पेन डाउन प्रोटेस्ट, मैंने उसको एक नाम दिया है माइक डाउन प्रोटेस्ट। अच्छा। बिकॉज दे जस्ट स्टॉप्ड रिकॉर्डिंग फॉर 3 months। फिर बाद में कुछ फूट आ गई बीच में कि पता चला कि किसी ने कुछ रिकॉर्डिंग कर ली चोरी छुपे, तो वो थोड़ा टूट गया प्रोटेस्ट। बट ये एक पहला मेजर स्टेप था, यू नो। मतलब आपने उनकी ज़िंदगी के उन पहलुओं पर इस किताब में रोशनी डाली कि जो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि एक शख्सियत हमारे सामने एक तरह की है और थे वो कुछ और। मैं समझती हूँ कि तलत साहब की बातें हमने बहुत करी, लेकिन अगर एक बात का हम जिक्र ना करें तो ये बात बिल्कुल अधूरी रह जाएगी, और वो है उनका रोमांस। यानी उनको रोमांस नहीं, उनकी आवाज़ में जो रोमांस, मैं ये कहूँगी माजरत के साथ कि उनकी इस आवाज़ ने एक जनरेशन ही, कई जनरेशन को बर्बाद कर दिया। अब आप पूछें किस तरह बर्बाद किया? इस तरह बर्बाद किया कि एक तो खुद उनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ कि आदमी अच्छा खासा सीधा साधा बैठा हुआ है, जहाँ उनका गाना शुरू हुआ, ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तो आपका दिल धड़कने लगा, है ना। तो वो शुरू किया, और उसके बाद सोने पर सुहागा हुआ कि दलीप साहब के साथ उसकी प्यारिंग हो गई। तो अब इमेजिन करिए कि सामने दलीप साहब दिखाई दे रहे हैं और पीछे तलत साहब की आवाज़ आ रही है, तो जनरेशन का क्या हशर हुआ होगा। उसके शिकार काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए भी होंगे। मतलब हर एक सोच रहा होगा, अपने माजी में जा रहा होगा। तो ये जो उनकी ज़िंदगी का रोमांटिक पहलू था, वो तो उनकी आवाज़ में शायद कुदरत ने उनको ये सिर्फ दी थी, लेकिन उनकी खुद ज़िंदगी में रोमांस का क्या हाल था? बहुत अहम हिस्सा था। एंड हम सुनना चाहेंगे। तो ये आप बहुत छेड़ के मुझसे पूछ रही हो क्योंकि मैं अपने नाना जी के रोमांटिक किस्सों के इन्होंने बारे हम में लोगों को सबको इतना बर्बाद किया, हम जानना चाहेंगे ना कि उन पे क्या गुजरी है। तो he had a very stormy affair and then got married। और ये कलकत्ता की बात है, जब वो कलकत्ता में गाने गा रहे थे, गजल और बंगाली सॉन्ग्स गा रहे थे। तो न्यू थिएटर स्टूडियो में एक कलाकार थी जिनका नाम था लतिका मलिक। ओके। जो हमारी नानी है, बम्बई नानी। तो वहाँ उनकी मुलाकात हुई, और घर में ये हाल था कि वालिद साहब he was coming around it and accepting it gradually। तो and she was Nani was Bengali and but Bombay Nana was a very determined person in whatever he did. Now that I write the book and now that I realize as a personality, he was very focused and very determined। irrespective के दुनिया क्या कहेगी, ज़माना क्या कहेगा, he lived his life on his own terms and he did that with such charm। My goodness, मैं तो उनकी मुस्कुराहट ही देखती रहती हूँ। He did that with such flair, such dignity and with such softness। एक बार उन्होंने तय कर लिया कि उनको किससे शादी करना है, so he went ahead with that। और वो बॉम्बे गए शुरुआत में अपना करियर संभालने। जब करियर संभाल लिया तो कलकत्ता में जिनसे वादा किया था शादी करने का, उन्होंने फिर वो भी वादा निभाया, पूरा किया। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ अब जहन में ये बात आती है कि आपने ज़ाहिर उनको करीब से देखा किसी ज़िंदगी किसी हिस्से में, जी। आपको ये किताब लिखने का ख्याल क्यों और कब आया? और एक और सवाल है जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि क्या आपने किताब इसलिए लिखी कि उससे आपकी शोहरत में भी 4 चाँद लग जाएं? भाई ये मेरी खुशनसीबी है कि अगर उनकी रिफ्लेक्टेड ग्लोरी मुझ पे चमके, चमक रही है चमक वैसे। रही है। शुक्रिया। तो एक्चुअली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सलमा आपा, बिकॉज मैंने इस बात को हमेशा छुपा के रखा कि ये मेरे रिश्तेदार हैं। तकरीबन 15 साल तक जब मैं पत्रकार थी, मैंने कभी किसी से, अपने कॉलीग से नहीं बोला, कभी किसी अपने दोस्तों से नहीं बोला। इनफैक्ट मेरे जो कॉलीग्स बॉम्बे में बॉलीवुड कवर करते हैं, फिल्मी रिपोर्टिंग करते हैं, उनको भी नहीं पता था। मगर 15 साल बाद आफ्टर बीइंग इन जर्नलिज्म मुझे ये ख्याल आया कि मैं इनके नाम एक ट्रिब्यूट करूं। ये 2015 की बात रही होगी
कि मैं इनके नाम एक ट्रिब्यूट करूं, क्योंकि ही इज सो फिनोमिनल एंड आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग समथिंग फॉर दिस लेगेसी। तो जब मैंने जश्न तलत एक कॉन्सर्ट का नाम जो शुरू किया, जश्न ए तलत, सेलिब्रेशन ऑफ तलत, तब मुझे इसके बारे में बात करनी पड़ी, लोगों को बताना पड़ा, स्पॉन्सर्स ढूंढने पड़े, आर्टिस्ट ढूंढने पड़े, मीडिया को बताना पड़ा पब्लिसिटी के लिए। तब मेरे दोस्तों को, मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स को पता चला, और सबको बहुत शिकायत थी कि हम तुम्हें इतने सालों से जानते हैं और तुमने कभी बताया ही नहीं। आई सेड इसमें मैं क्या बताऊं मेरी क्योंकि मेरी लाइन बहुत अलग थी। मैं पॉलिटिकल जर्नलिज्म में थी, मैं न्यूज़ करती थी, टेलीविजन न्यूज़ एंकर। तब लोगों को पता चला 2015 ऑनवर्ड्स, और 2022 आते आते एकदम से मुझे ख्याल आया, जैसे हम लोग जर्नलिस्ट टाइमिंग के बारे में सोचते हैं कि 2022 से लेके 2024 मैंने कैलकुलेट किया कि सिर्फ 2 साल बचे हैं उनकी शताब्दी के। और बहुत मेरी एक स्ट्रॉन्ग विल एम्बिशन था इन दिस सॉर्ट के इनकी शताब्दी धूमधाम से मनाई जाए। तब मैंने वो किताब लिखना शुरू की और 24 तक तैयार की। तो आप जश्न तलत से का जो मैसेज है वो उसका मकसद क्या, वो किसको पहुंचाना चाहती हैं और उसमें क्या मुश्किलें आपको आ रही हैं, ये आएंगी? जी, तो ये एक्चुअली यंग जनरेशन के इन्वॉल्वमेंट के लिए भी शुरू हुआ था, क्योंकि हमने अपने पहले जश्न तलत के शोज कॉलेज में किए थे, कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में किए थे। 19-20 साल के जो स्टूडेंट्स थे, बैचलर्स के स्टूडेंट्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स, उनको एक सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था कि आप सिर्फ तलत महमूद के गाने गाइए, एंड वी डू अ तलत महमूद कंपटीशन। तो उससे जश्न तलत की शुरुआत हुई। यंग डांसर्स उन पे मॉडर्न बॉलीवुड डांसेस कर रहे थे, सालसा एंड बचाता भी। हमने एक फ्लैश मॉब भी किया था DLF मॉल में नोएडा में, और इट वाज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूथ। आई मीन आज इतने नौजवान नहीं आए हैं, मगर ज्यादातर यहाँ सिर्फ एक ही नौजवान है, काजी साहब, और जी। और बट किताब जब रिलीज हुई, जो मेरे जनरेशन से छोटे जो पत्रकार हैं, उन्होंने जब बुक रिव्यू करने के लिए किताब पढ़ी, और जब मुझे इंटरव्यू करने के लिए जब किताब पढ़ी, तो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, दैट दे एंजॉयड द बुक, बिकॉज मैंने किताब इस तरीके से लिखी है कि आप देखेंगी, उसके चैप्टर्स खोलेंगी तो उसमें बहुत छोटे सब चैप्टर्स हैं, 5-6 पेजेस के, 10 पेजेस के, 12 तक के पेजेस के, ताकि न्यू जनरेशन की अटेंशन स्पैन को बनाए रखें। दे रीड अ चैप्टर, स्मॉल चैप्टर, देन दे कम बैक टू इट। बहुत ही चैटी, हमारी टेलीविजन स्टाइल जो लैंग्वेज है, बातचीत करने वाला स्टाइल, उस तरीके से किताब का लैंग्वेज भी है। और ज़्यादातर फीडबैक नौजवानों को यही था कि उनको ऐसा नहीं लगा कि ये एक बहुत भारी किताब है, कि हम किसी एंशिएंट आदमी के बारे में, गोल्डन एरा, पुराने म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हैं तो बड़ी भारी लगेगी सर पे, या बड़ी बोरिंग होगी। वो किताब में काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं नौजवान, द न्यू जनरेशन। ये आपने यकीनन किताब बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन और मैं समझती हूँ कि इसमें हम सबको शहर का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान की बस का काम नहीं है, क्योंकि आपको कंट्रोल करना है उस यंग जनरेशन को जो अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, तो उसके लिए हमें तरह तरह के तरीके सोचना पड़ेंगे, और वो तलत साहब की आवाज़ और उनके गीत इसलिए पहुंचना चाहिए लोगों तक कि आप देखिए कि तलत साहब ने कितना अरसा पहले एक बंगाली ज़बान सीखी, जबकि एक उर्दू उनकी ज़बान थी, और उसमें कितनी महारत हासिल की। आज ज़बान का जो हाल हो चुका है, और जो हाल और ख़राब होता जा रहा है, तो ये ज़रूरी है कि तलत साहब के ज़रिए हम उसको लोग यंग जनरेशन तक पहुँचाएँ। लेकिन उसके लिए हमें यंग जनरेशन की मर्ज़ी की भी कुछ चीज़ें शामिल करना होंगी। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें, तो उसको हमें करना चाहिए कि तलत साहब के गीत के साथ एक मॉडर्न बीट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यंग जनरेशन को कूदने की बहुत ज़रूरत है। वो खामोश, तो अगर गाना आ रहा है जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, तो उसमें उनको मजा नहीं, उसके बाद जब आपने लगा दिया उतनी देर वो नाच लेंगे, फिर वो सुनेंगे जलते हैं जिसके लिए। तो हमको इसको थोड़ा सा ना
हमें करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मॉडिफाई जो हमें डोज देना है, अगर वो आप देखते हैं कुछ दवाएं जो होती हैं उनको कितना मीठा बना के दिया जाता है तो हमको ये करना पड़ेगा कि जबान पता नहीं कहाँ जा रही है, आवाज पता नहीं कहाँ जा रही है, तलफ़्फ़ुज़ पता नहीं कहाँ जा रहा है। बट इट्स अ साइकिल सलमा आपा, वो वापस आएगा। नहीं आएगा, गोल्डन एरा ऑलवेज नहीं आएगा वापस, लेकिन कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, हमको तो अभी देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है जो यंग जनरेशन इन्वॉल्व्ड है म्यूजिक में ऑलरेडी, बट दैट्स अ नीश दैट वी आर लुकिंग एट। जैसे हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था तलत महमूद कंपटीशन में, उन्होंने बस उनका नाम सुना था, उनका म्यूजिक एक्सपीरियंस नहीं किया, तो पहली बार उनके प्लेलिस्ट में उनके गाने आए, और जब उन्होंने गाने सुने और उसको प्रैक्टिस किया और उसको गाया, दे वर इन टीयर्स। दे सेड हमको ऐसा स्पिरिचुअल और सुकून का एक्सपीरियंस कभी महसूस मैं ही आपको नहीं यही हुआ। कहना चाह रही हूँ कि वो जी। सुकून हम उन तक पहुँचाए ना, उनको पता ही नहीं कि सुकून होता क्या है, मतलब सुकून का मतलब नहीं पता। तो आई थिंक काफ़ी हम लोगों ने बातें कर ली हैं। मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है जी। कि अगर आज के ज़माने में तलत साहब होते और देखते कि मौसीकी का यह हाल है, तलफ़्फ़ुज़ का यह हाल है, लिरिक्स का यह हाल है, तो क्या वो ये कहते कि ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो या जी, नहीं कहते? नहीं, वो शायद बिल्कुल अकेले अपने म्यूजिक रूम में अपने तानपुरा के साथ बहुत सुकून के साथ ये कहते हैं। बैठते, ये जरूर कहते, क्योंकि उस वक्त भी 1980s तक जब उन्होंने अपने आखिरी गजल एल्बम लॉन्च किया अपने दोस्त दिलीप कुमार के साथ, उस वक्त भी उनका यही कहना था कि बहुत शोर आ गया है, मौसीकी में बहुत मौसीकी। शोर आ गया है, और और वो हमेशा इसी तरीके के गाने पिकअप करते थे जिसके लफ्ज बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसके स्ट्रॉन्ग लिरिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होते थे, और जिसकी शायरी में बहुत ब्यूटी होती थी, नहीं तो वो गाना गाते नहीं थे, फिर वो उसको रिजेक्ट कर लेते थे। तो उनको इस बात का भी अफसोस था कि पोइट्री का हाल भी डिटियोरेट होता जा रहा है। But I think in his lifetime he tried as much to serve the art of poetry और the art of ghazals. मैं कई लोगों से बोलती हूँ कि अगर आप उर्दू सीख रहे हैं, सबसे आसान तरीका है कि आप तलत महमूद को सुनिए। उन्होंने जो गज़लें गाई हैं, उर्दू विल ऑटोमेटिकली अपील मोर टू यू, कि जब आप उनके अंदाज में सुनेंगे कि कैसे उन्होंने तलफ़्फ़ुज़ किस तलफ़्फ़ुज़ से उन्होंने शायरी गाई है, आपको डबल उसका अपील होगा उर्दू का, you know. तो मैं समझती हूँ कि हमने तलत साहब के बारे में काफ़ी बातें कर ली हैं, और हमारे जो भी ऑडियंस है उसका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत सब्र के साथ और बहुत पेशेंटली हमको सुना। तो मैं तो कंक्लूड इसी तरह करूँगी कि तलत साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे हसीन लोग थे जो मिल के एक बार, कुछ ऐसे हसीन लोग थे जो मिल के एक बार आँखों में जज़्ब हो गए, दिल में समा गए। तो और इस किताब में बहुत ऐसे किस्से हैं जो ये काफ़ी हद तक ये किताब इस तरीके से पॉसिबल भी हुई है बिकॉज माय मॉम इज़ हियर विद मी। मेरी वालदा जो है मिसेस रोमाना जमा, तलत नाना की नीस, और उनके कई बचपन के किस्से और यादें इस किताब से जुड़ी हुई हैं। मेरे अपने किस्से और मेरे यादें तो हैं ही, बट जिस तरीके से अम्मा ने उनको देखा है ड्यूरिंग हिज स्टारडम एंड हाउ फैंस रिएक्टेड टू हिम, और क्या क्या किस्से थे इनके, कई किस्से इनके भी बचपन से हैं और हमारे दूसरे फैमिली मेम्बर्स से भी हैं। तो it's a very it's a personal book, and at the same time it's a very journalistic book as well, so it's a combination Thank of you, both. sir. Thank you so much.